बहनों एवं भाइयों, नमस्कार। मनुष्य समाज में आर्थिक संतुलन स्थापित करने पर सुख और शांति की वृद्धि होती है। मनुष्य समाज में आर्थिक संतुलन हेतु मनुष्य की न्यूनतम वार्षिक आय के 5 गुना से ज्यादा मनुष्य का अधिकतम वार्षिक आय नहीं होना चाहिए। श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ये शोध वर्ष 1915 में किया तथा नियम बनाया जो आज भी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की नियम के समान अटल सत्य तथा विज्ञान आधारित है। आपको अपने जीवन में मनुष्य समाज में आर्थिक संतुलन स्थापित करने हेतु यह नियम कितना प्रासंगिक लगता है जिससे कि मनुष्य समाज में सुख और शांति की वृद्धि हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करते हुए इसके नोटिफिकेशन के ऑल बटन को भी ऑन कीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस तथा शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलता रहे। इस नियम को व्यवहारिक रूप से अमल में लाने हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों तरह से प्रयास किया जाना चाहिए। गुलाम भारत में ऐसे नियम को व्यवहारिक रूप से अमल में नहीं लाया गया था जिसके कारण मनुष्य की न्यूनतम वार्षिक आय का 2778 गुना ज्यादा मनुष्य का अधिकतम वार्षिक आय होती थी, जिससे कि मनुष्य समाज में सदैव दुख तथा अशांति की ही वृद्धि होती थी। इस अंक में प्रस्तुत है श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी के आत्मकथा का वह अंश, उनके ही शब्दों में, जिसमें उन्होंने मनुष्य समाज में व्याप्त आर्थिक असंतुलन पर अपना विरोध प्रकट किया था। मौलाना मजहरुल हक और मैं लंदन में साथ रहते थे। उसके बाद हम मुंबई में सन 1915 की कांग्रेस में मिले थे। उस साल वह मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने पुराना परिचय बताकर कहा था कि आप कभी पटना आए तो मेरे यहाँ अवश्य पधारेंगे। इस निमंत्रण के आधार पर मैंने उन्हें पत्र लिखा और अपना काम बतलाया। वह तुरंत अपनी मोटर लाए और मुझे अपने यहाँ ले जाने का आग्रह किया। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि जहाँ मुझे जाना है वहाँ आप पहली ट्रेन से मुझे रवाना कर दें। रेलवे गाइड से मुझे कुछ पता नहीं चल सकता था। उन्होंने राजकुमार शुक्ल से बातें की और बताया कि मुझे पहले तो मुजफ्फरपुर जाना चाहिए। उसी दिन शाम को मुजफ्फरपुर जो ट्रेन जाती थी उसमें उन्होंने मुझे रवाना कर दिया। आचार्य कृपलानी जी उन दिनों मुजफ्फरपुर में ही रहते थे। उन्हें मैं पहचानता था। मैं जब हैदराबाद गया तब उनकी महान त्याग की, उनके जीवन की और उनके पैसे से चलने वाले आश्रम की बात डॉक्टर चोइथराम की जबानी सुनी थी। वह मुजफ्फरपुर कॉलेज में प्रोफेसर थे। इन दिनों उससे अलग होकर बैठे थे। मैंने उन्हें तार दिया। मुजफ्फरपुर ट्रेन आधी रात को पहुंचती थी। वह अपने शिष्य मंडल को लेकर स्टेशन पर उपस्थित थे, पर उनके घर बार नहीं था। वह अध्यापक मलकानी के यहाँ रहते थे। मुझे उनके यहाँ ले गए। मलकानी वहाँ के कॉलेज में प्रोफेसर थे और उस समय के वातावरण में सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर का मुझे अपने यहाँ ठिकाना, यह असाधारण बात मानी जा सकती है। कृपलानी जी ने बिहार की और उसमें भी तिरहुत विभाग की दीन दशा का वर्णन किया और मेरे काम के कठिनाई का अंदाजा कराया। कृपलानी जी ने बिहार के साथ गहरा संबंध जोड़ लिया था। उन्होंने मेरे काम की बात उन लोगों से कर रखी थी। सवेरे छोटा सा वकील मंडल मेरे पास आया। उनमें से रामनवमी प्रसाद मुझे याद रह गए हैं। उन्होंने अपने आग्रह से मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। आप जो काम करने आए हैं वो यहाँ से नहीं होने का। आपको हम जैसों के यहाँ ठहरना चाहिए। गया बाबू यहाँ के नामी वकील है। आपसे, उनकी ओर से मैं यहाँ उतरने का आग्रह करता हूँ। हम सब सरकार से डरते तो जरूर हैं, पर हमसे जितनी बनेगी उतनी मदद हम आपको देंगे। राजकुमार शुक्ल की बहुत सी बातें सच्ची है। दुख ये है कि हमारे अगुवा आज यहाँ नहीं है। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद को मैंने तार दिए हैं। दोनों यहाँ तुरंत आ जाएंगे और आपको पूरी बातें बताएंगे और मदद दे सकेंगे। मेहरबानी करके आप गया बाबू के यहाँ चलें। इस भाषण से मैं लुभाया।
मुझे ठहराने से गया बाबू कठिनाई में न पड़ जाए, इस डर से मुझे संकोच होता था, पर गया बाबू ने मुझे निश्चिंत कर दिया। मैं गया बाबू के यहाँ गया। उन्होंने और उनके कुटुंबियों ने मुझे अपने प्रेम में सराबोर कर दिया। ब्रजकिशोर बाबू दरभंगा से आए, राजेंद्र बाबू पुरी से आए। यहाँ देखा तो वह लखनऊ वाले ब्रजकिशोर प्रसाद नहीं थे। उनमें बिहारवासी की नम्रता, सादगी, भलमनसी, असाधारण श्रद्धा देखकर मेरा हृदय हर्ष से भर गया। बिहारी वकील मंडल का ब्रजकिशोर बाबू के प्रति आदर देखकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। इस मंडल के और मेरे बीच जन्म भर के लिए स्नेह गांठ बंध गई। ब्रजकिशोर बाबू ने मुझे सारी बातों से वाकिफ कराया। वह गरीब किसानों के लिए मुकदमे लड़ते थे। ऐसे 2 मुकदमे चल रहे थे। ऐसे मुकदमों की पैरवी करके वह कुछ व्यक्तिगत आश्वासन प्राप्त कर लिया करते थे। कभी कभी उसमें भी नाकामयाब हो जाते थे। इन भोले किसानों से मेहनताना तो लेते ही थे। त्यागी होते हुए भी ब्रजकिशोर बाबू और राजेंद्र बाबू मेहनताना लेने में संकोच नहीं रखते थे। उनकी दलील ये थी कि पेशे के काम में मेहनताना न ले तो हमारा घर खर्च नहीं चल सकता और हम लोगों की मदद भी नहीं कर सकते। उनके मेहनताने के और बंगाल और बिहार के बारिस्टरों को दिए जाने वाले मेहनताने की कल्पना में न आ सकने वाले आंकड़े सुनकर मैं सुन्न हो गया। साहब को हमने ओपिनियन, राय के लिए 10,000 रुपए दिए। 1000 से कम की बात ही मैंने नहीं सुनी। इस मित्र मंडल ने इस संबंध में मेरा मीठा उलाहना स्नेह सहित सुन लिया। इसका उन्होंने विपरीत अर्थ नहीं लिया। मैंने कहा, इन मुकदमों को पढ़ जाने के बाद मेरा मत तो ये है कि अब ये मुकदमे लड़ना हमें बंद ही कर देना चाहिए। ऐसे मुकदमों से फायदा बहुत कम होता है। जो रैयत इतनी कुचली हुई हो, जहाँ सब इतने भयभीत रहते हो, वहाँ कचहरियों के जरिए थोड़ा ही इलाज हो सकता है। लोगों का डर निकालना उनके रोग की असली दवा है। ये 3 कठिया प्रथा न जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। मैं तो 2 दिन में जितना देखा जा सके उतना देखने आया हूँ, पर अब देखता हूँ कि यह काम तो 2 साल भी ले सकता है। इतना समय लगे तो भी मैं देने को तैयार हूँ। इस काम में क्या करना चाहिए ये तो मैं सोच सकता हूँ, लेकिन आपकी मदद की जरूरत है। ब्रजकिशोर बाबू को मैंने बहुत ठंडे दिमाग का आदमी पाया। उन्होंने शांति से जवाब दिया, हमसे जो मदद हो सकेगी वह हम देंगे, पर वह किस तरह की होनी चाहिए ये हमें समझाए। हमने इस बातचीत में रात बिता दी। मैंने कहा, मुझे आपकी वकालत की योग्यता का थोड़ा ही उपयोग होगा। आप जैसों से मैं तो मुहर्रिर और दुभाषिए का ही काम चाहूंगा। इसमें जेल जाने की संभावना भी मुझे दिखाई देती है। मैं ये पसंद करूंगा कि आप ये जोखिम उठाएं, लेकिन आप उसे न लेना चाहे तो न लें, पर वकील न रहकर मुहर्रिर बनना और अपना धंधा अनिश्चित अवधि के लिए छोड़ देना, यह मेरी कोई छोटी मांग नहीं है। यहाँ की हिंदी बोली समझने में मुझे भारी कठिनाई होती है। कागज पत्र सब कैथी या उर्दू में लिखे हुए होते हैं, जिन्हें मैं नहीं पढ़ सकता। इनका उल्था कर देने की मैं आपसे आशा रखता हूँ। ये काम पैसे देकर करा सकना मुमकिन नहीं है। ये सब सेवा भाव से और बिना पैसे के होना चाहिए। ब्रजकिशोर बाबू समझ गए, लेकिन उन्होंने मुझसे और अपने साथियों से जिरह शुरू की। मेरी बातों के गर्भितार्थ पूछे। मेरे अंदाज के अनुसार वकीलों को कब तक त्याग करना होगा, कितनों की जरूरत होगी, थोड़े थोड़े लोग थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए आए तो काम चलेगा या नहीं, इत्यादि प्रश्न पूछे। वकीलों से पूछा कि आप लोग कितना त्याग कर सकते हैं। अंत में उन्होंने यह निश्चय जताया, हम इतने आदमी, आप जो काम सौंपेंगे वह कर देने को तैयार रहेंगे। इनमें से जितनों को जिस समय मांगिएगा उतने आपके पास रहेंगे। जेल जाने की बात नहीं है, उस बारे में हम शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।